दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य जब अस्तित्व में आया तो धीरे धीरे एजेंसीज राज्य को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अस्तित्व में आई, या यूं कह लें कि ये इवोल्यूशन का परिणाम, खुद विकास का परिणाम, मतलब सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए ये सारी संस्थाएं निर्मित हुई। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत को एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने संस्थाओं को लोकतांत्रिक तरीके से स्टैब्लिश किया, उनको आगे बढ़ाया। भारत को आज़ादी मिले आज 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसी संस्थाएं जो सरकार का हथियार बन चुकी हैं, और इसी में एक प्रमुख संस्था है ईडी। आजकल हर विपक्षी नेता अपने स्पीचेज में, बातचीत में ईडी पर सवाल उठा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल छापा सितंबर 2022 में। उस आर्टिकल के हिसाब से 2014 से लेकर 2023 तक ईडी के द्वारा दर्ज किए गए केसेस में 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर पर। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया और उन्होंने साफ तौर पर झूठ बोला। आपको लग रहा होगा कि मैं होम मिनिस्टर पर एक आरोप लगा रहा हूं, लेकिन यह तथ्यगत बात है। होम मिनिस्टर भी भारत के संविधान से ऊपर नहीं है। फरवरी 2024 में शिवसेना की स्पोक्सपर्सन प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस समय 4 सालों में तकरीबन 97% केसेस अपोजिशन लीडर पर दर्ज किए गए। तो आज ईडी का गणित समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि आखिर ईडी के द्वारा इतनी आसानी से गिरफ्तारी विपक्षी नेताओं की क्यों हो जाती है, और संस्थाएं खासकर जुडिशरी इस मामले में उस तरह से त्वरित कार्यवाही नहीं कर पाती जैसा अन्य मामलों में करती है। हमारे साथ हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिनोन्ड एडवोकेट श्री रमेश कुमार सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू आलोक भाई। और वादे के हिसाब से आप फिर से आज बातचीत करने के लिए आए हैं जी। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसके पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, और के करिथा करके जो के चंद्रशेखर की डॉटर हैं तेलंगाना की, उनके खिलाफ भी ईडी का मामला चल रहा है। केरल में पिनरई विजयन की बेटी के खिलाफ भी मामला चल रहा है। तो सारे मामले जो है अपोजिशन लीडर पर ही हैं। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी में सब कुछ बहुत अच्छा है? जी आलोक भाई, सबसे पहले जो आपने ये सवाल किया कि ईडी की जो पूरी कार्रवाई है, कार्रवाई करने का जो उनका एक तरीका है, वो अपने आप में ही सवालिया निशान उनकी गतिविधि पर खड़ा करता है। क्योंकि अगर जो ईडी है, ईडी की संरचना अगर आप देखें तो भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी एक प्रवर्तन एजेंसी थी, और इसकी स्थापना इसलिए की गई थी कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित चीजों का अन्वेषण ईडी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन कालांतर में जैसा कि जब पीएमएलए एक्ट बना, उसके पहले फेमा, और फेमा के भी पहले जो एक एक्ट था FEOA, 3 एक्ट ऐसे हैं जिसके तहत ईडी को पावर मिलती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर जेरे बहस है पूरी मीडिया में, पूरी देश दुनिया में, वो पीएमएलए एक्ट को लेकर के है कि उस एक्ट का कैसे ईडी दुरुपयोग करते हुए और सत्ता का एक औजार स्वरूप हमारे सामने ईडी का जो रूप है वो सत्ता के एक टूल के बतौर आता है। तब ये निश्चित रूप से आपका यह पूछना महत्वपूर्ण हो जाता है कि ईडी के आतंक से भारतीय संवैधानिक लोकतंत्र जिस तरीके से आज कांप रहा है, क्या सचमुच आने वाले समय में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी बचेगी कि नहीं बचेगी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की पहली और बुनियादी शर्त होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर की जाए, कि हर राजनीतिक दल के लिए जो लड़ाई का मैदान होगा वो समतल होगा। लेकिन ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो इस तरीके से लग रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग, ECI नहीं बल्कि पूरे चुनाव का संचालन ईडी कर रही है। तब आपका यह सवाल बहुत मौजू हो जाता है, और आम दर्शकों के लिए भी, कि ईडी में ऐसी ताकत क्या है, कौन से ऐसे कानून हैं, या उन कानूनों के कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिसके चलते जो भी गिरफ्तार होता है वह सालों साल जेल में रहता है। जिसके बारे में हमें याद है कुछ समय पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑनरेबल रमन्ना ने कहा था कि पीएमएलए को लेकर के तो प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया है। सर, वीडियो में हम आगे बढ़े, इसके पहले
ये जानकारी चाहते हैं कि पीएमएलए एक्ट एक्चुअली है क्या और ये क्यों बना था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पीएमएलए का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में यह कानून बना था। भारत एक निश्चित रूप से प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाला एक विशाल देश है और उसकी कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं, उनसे बंधा हुआ है। क्योंकि जो लॉन्ड्रिंग है, अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है पहले इस शब्द को समझ लें। मोटे तौर पर हम इसके विश्लेषण में न जाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब यह होता है कि अवैध स्रोतों से, अवैध ढंग से धन को जो प्राप्त किया जाए उसको वैध बना देना। तो मनी लॉन्ड्रिंग, यह अवैध जो धन है ये पूरी दुनिया के अंदर केवल हमारी अर्थव्यवस्था को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि किसी राष्ट्र की संप्रभुता और एकता अखंडता को भी प्रभावित करता है। क्योंकि अवैध गतिविधियों से जो धन आता है वो ड्रग्स माफियाओं से लेकर के आतंकवाद जैसी घटनाएं और देश विरोधी तमाम जो गतिविधियां होती हैं उनको संचालित करने में काम आता है। तो इस वियना कन्वेंशन के तहत भारत की भी यह प्रतिबद्धता थी कि हम इस तरीके का कानून बनाएंगे जिससे इन गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ सरकारों ने 2009 में, 2012 में इसमें संशोधन हुए और फिर इसके रूल्स में संशोधन करके इसको ड्रैकोनियन लॉ बना दिया गया। अब आप कहेंगे ड्रैकोनियन लॉ क्या है? ड्रैकोनियन लॉ दरअसल ये रोमन एक साम्राज्य से निकला हुआ शब्द है। वहां ड्रैको नामक एक किंग था जो गोभी जैसी चीज की चोरी के लिए भी हाथ कटवा लेता था, यानी छोटे से छोटे कानून के लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाना। उसी तरह से कानून नाजी के दौरान भी सीरीज ऑफ ड्रैकोनियन लॉ बनाए गए, प्रेस पर कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, कैसे आजादी छीनी जाए। तो वह शब्द संचालित हो गया, ड्रैको से ही ड्रैकोनियन बन गया, यानी जो निर्मम बेरहम कानून बनाए जाते हैं जिनके द्वारा नागरिक आजादी या संविधान के द्वारा जो संरक्षण मिला होता है उनकी चिंधी चिंधी उड़ा दिया जाना वर्तमान भारत में। सर अभी आपने एक जिक्र किया कि 2009-2012 में जो है अमेंडमेंट हुआ, तो उस समय तो खैर यूपीए की सरकार थी लेकिन इसके बावजूद भी ईडी के केसेस में इतने उछाल दर्ज नहीं किए गए जैसा कि 2014 से 24 के बीच हो रहा है। इसका बेसिक डिफरेंस क्या मानते हैं आपकी? क्या कांग्रेस सरकार जो है प्रो पीपुल है, देखिए, या बीजेपी एंटी पीपुल है? देखिए आलोक जी, आपने जैसा कहा कि संशोधन तो 2009 और 2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो आपका कहना यह निश्चित रूप से लाजमी है कि जब कानून उसी समय बने तो शिकायतें अब क्यों हो रही हैं। दरअसल कोई भी कानून या संहिता जो बनाई जाती है उसको क्रियान्वित करने वाले सत्ता में कौन लोग हैं और किस तरीके से उनकी विचारधारा क्या है। जैसे अस्तूरे से आप सेविंग भी की जाती है, दाढ़ी भी बना सकते हैं और गर्दन भी काटा जा सकता है। तो बंदर के हाथ में अगर वो अस्तूरा लग गया तो गर्दन भी काट सकता है। बुद्धिमान आदमी व्यक्ति है तो उससे दाढ़ी बना के आपको सुंदर बना देता है। तो बात वही है, कानून तो बनाए गए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ साथ उसके रूल्स में उनकी स्ट्रेंजेंसी को, उनको स्ट्रेंजेंट बनाने के लिए समय समय पर वर्तमान सत्ताधारी दल द्वारा संशोधन किया गया। अभी हालिया संशोधन जो था सितंबर 2023 में भी हुआ और उनको इस तरह से संशोधित कर दिया गया कि जो सामान्य क्रिमिनल लॉ है, जो सामान्य क्रिमिनल लॉ की जो पूरी फिलॉसफी है वो उसके बिल्कुल उसके कंट्रावेंशन में, उसके विपरीत यह पूरी संहिता खड़ी हो जाती है। सर अपोजिशन लीडर जो है अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि ईडी का फुल फॉर्म एक्चुअली जो है इलेक्शन डिपार्टमेंट और जैसे कि छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भूपेश बघेल के जितने करीबी थे सब पर ईडी के छापे पड़ने शुरू हो गए। सेम स्थिति अशोक गहलोत के साथ भी हुई और कमलनाथ के करीबी लोगों पर भी छापे पड़े जब एमपी में विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव के पहले आप देखिए कि शिवसेना जो कि पहले इनकी ही अलायंस में थी, संजय राउत के खिलाफ केस, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस, हेमंत सोरेन के खिलाफ केस, और ये सब इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो ईडी की जो कार्यवाहियां हैं ये इलेक्शन के पहले इतनी तेज क्यों हो जाती हैं? ये उत्सुकता भी आम लोगों में होती है। निश्चित रूप से एक लैटिन की कहावत है, क्विड प्रो क्वो। तो इसको थोड़ा समझाइए। कुछ के बदले कुछ, इसका मतलब है कि समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ, यानी कुछ आप हमको दीजिए, कुछ आप हमसे लीजिए। वर्तमान में जो सत्ताधारी दल है वह निश्चित रूप से जो इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा, मेरा यह पूरा मानना है कि उसको बेपनाह दौलत मिली
और उस दौलत का इस्तेमाल उन लोगों ने सारे विपक्षी दलों पर पैसे दे करके, उनको लालच दे करके तोड़ने का प्रयास किया गया। उससे वो नहीं माने तो ईडी से लेकर के सीबीआई और सारी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए उनको पूरी तरह से हैरेस किया गया। और हैरेस ये किया गया कि आप इधर आ जाएंगे तो आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, जैसा कि आप ढेर सारे उदाहरण से देख सकते हैं, अजीत पवार से लेकर के, और पूरी एक सीरीज है, मैं उनके नामों में नहीं जाना चाहता हूं। तो एक तो ये रहा कि ईडी की कार्रवाई जो है पिछले कुछ समय से तेज हो जाती है इलेक्शन के समय, और इलेक्शन के समय सिर्फ और सिर्फ इसलिए तेज हो जाती है ताकि विपक्षी दलों के विपक्षी नेताओं को ताबड़तोड़ गिरफ्तारी करके उनके मॉरल को डाउन किया जा सके और उनको जो उनकी पूरी इलेक्शन की गतिविधियां हैं उनको ठप किया जा सके और आसानी से चुनाव जीता जा सके। अब एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ मैं यहीं पर आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत में जो लगभग 75 साल का लोकतंत्र हुआ, तो हमारे यहाँ एक डेमोक्रेसी में यह परंपरा कायम हो गई थी कि जब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर चुनावी जो चुनाव आयोग होगा भारत में उसमें वेस्ट कर जाएगी, मतलब उसमें निहित कर जाएगी। तो चुनाव आयोग चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, लेकिन इधर पिछले कुछ दशकों से नहीं बल्कि कुछ वर्षों से जो वर्तमान सत्ताधारी दल जब से आया, धीरे धीरे चुनाव आयोग जैसी संस्था जिसका एक सम्मान था पूरी देश दुनिया में, कम से कम दक्षिण एशिया और अफ्रीका के अंदर, उनकी उस चुनाव आयोग की पूरी गरिमा और उसके सम्मान को आघात पहुंचाते हुए दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया। ऐसे में मेरा मानना है कि चूंकि जो लेवल प्लेइंग फील्ड और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है वो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले में तय किया गया है, और 324 जो आर्टिकल हमारी 324 है भारतीय संविधान की, वो चुनाव आयोग को पूरी यह क्षमता और सशक्त बनाती है कि आप फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे। ऐसे में वह चुनाव आयोग से यह उम्मीद की जानी चाहिए और हमारी मांग भी है कि जो डीजीपी से लेकर के दरोगा तक का ट्रांसफर करता है वह तत्काल इन केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज होने पर रोक लगाए और इन केंद्रीय एजेंसियों को काबू में करे कि जब तक कम से कम चुनाव आचार संहिता लगी है कोई कार्रवाई करने से पहले आपको मुझसे अनुमति लेनी होगी, तभी आप कोई कार्रवाई करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग को भी तो उन्होंने एक बिल लाकर पूरी तरह से पंगु कर दिया है। चयन समिति में 3 लोग होते हैं, अब प्रधानमंत्री, उनके द्वारा नामित एक सदस्य और विपक्ष। निश्चित रूप से वो इनेक्टमेंट भी उसकी संवैधानिकता माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वह इनेक्टमेंट यानी वह कानून जो बनाया गया वह कितना संवैधानिक है और वो चुनाव आयोग की जो स्वायत्ता है उस पर कितना आघात पहुंचाता है, यह हम सबके लिए विचारणीय है। मतलब कुल मिला के ये कहना है कि अपोजिशन लीडर्स और पार्टीज को इसलिए निशाना बनाया जाता है ताकि इलेक्शन में उनके मोरल को डाउन किया जा सके और एक तरह से बढ़त ली जा सके, लेवल प्लेइंग फील्ड को ध्वस्त कर दिया जाए। और एक तरफ एक नेता हो, एक जो नेता बिल्कुल तारणहार टाइप का अवतार ले चुका हुआ एक तरफ एक नेता हो और उसके चारों तरफ उससे बिल्कुल घिरी हुई मीडिया हो और अकूत धन और एजेंसियों की ताकत हो, दूसरी तरफ फटेहाल और संसाधन विहीन विपक्षी दल हों जिनकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि मीडिया भी जो है निश्चित रूप से करता नहीं। सर, इसमें ये तो खैर पॉलिटिकल एक मामला हुआ, मैं एक लीगल एस्पेक्ट जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि यू आर एन एक्सपर्ट। लीगल एस्पेक्ट सर ये है कि ईडी जो केसेस दर्ज करती है उसमें कार्रवाइयां जिस द्रुत गति से, तेज गति से होती हैं और न्यायालय भी रिमांड में भेज देता है। अन्य सारे मामलों में मैंने देखा है कि जमानत तुरंत मिल जाती है, बेल मिल जाती है। तो ईडी का जो ये टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट है, ये आम जनता कैसे समझे कि इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं? आलोक जी, सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि पीएमएलए एक्ट जो उद्देश्य था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसको लेकर के इस कानून का निर्माण हुआ। बाद में इसमें लगातार संशोधन हुए, लेकिन इस कानून में जो खासियत है, जो बेसिक क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल मतलब जो पूरा आपराधिक पूरी दुनिया के अंदर सब जगत में जो आपराधिक कानून के लिए बेस तैयार किए गए, यह उनके वर्क्स है और वर्क्स इस रूप में है, उनके खिलाफ इस रूप में है। मैं पुनः आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ क्रिमिनल लॉ में कुछ उसके आधारभूत सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर पूरा हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस काम करता है। पहला तो यही होता है कि जब
कोई अभियुक्त होता है तो हम उसको निर्दोष मान के चलते हैं। दूसरा, आरोप सिद्ध ना हो जाए, हाँ, वो न्यायालय उसको निर्दोष मान के चलता है। प्रोसिक्यूशन पर ओनस होता है। इसका क्या मतलब? ओनस ऑफ प्रूफ मतलब होता है कि सिद्ध भारता, यानी या सिद्ध करने का भार प्रोसिक्यूशन पर होता है, यानी स्टेट पर होता है कि वह संदेह से परे अपने मामले को साबित करे। तीसरा ये होता है कि फेयर ट्रायल हो, और हमारे संविधान में आर्टिकल 20 के अनुसार हर अभियुक्त को यह अधिकार होता है कि उसको अपने ही खिलाफ साक्ष्य देने के लिए, साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ताकि कोई भी पुलिस एजेंसी यह न कर सके कि वह थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते हुए कन्फेशन कराए और तुरंत सजा करा दे। विधायिका ने इसके पीछे दी, इसीलिए यह भारतीय एविडेंस एक्ट की धारा 25 से प्रावधानित करती है कि पुलिस ऑफिसर के समक्ष कोई भी संस्कृति, कोई भी कन्फेशन जो है वह सब्सटेंशियल पीस नहीं, वह साक्ष्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यहां उल्टा है। यहां पर जो पूरी पीएमएलए कानून के तहत जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स हैं, प्रवर्तन निदेशालय के जो ऑफिसर्स हैं, उनको पुलिस नहीं माना जाता है, जबकि अच्छा, उनको पुलिस नहीं माना जाता, उनको पुलिस नहीं माना जाता है। और जब पुलिस नहीं माना जाता है तो जो सेफ गार्ड्स हैं हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में, जो अभियुक्त के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, जो आर्टिकल 20 और 21, 22, 3 कम से कम आर्टिकल्स हैं जो सुरक्षा पहुंच, इन सब से वह वंचित हो जाता है। मेरा मानना है कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ समय पहले 2022 में जस्टिस खनविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने या इस आयोग के तमाम सारे प्रावधानों को जो चुनौती दी गई थी उनको संवैधानिक घोषित कर दिया था, और यह कहते हुए कि यह विशेष कानून है और यह विशेष तरीके का अपराध है, इसलिए इसमें जनरल जो प्रिंसिपल हैं क्रिमिनल लॉ के उनको नहीं लागू किया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा कह करके सत्ताधारी दल को यह अधिकार दे दिया गया कि वह पूरी तरह से इस कानून का बेजा इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पे करे। अब मोटी मोटी 2-3 बातें और मैं कह दूं ताकि कानून आम दर्शकों के लिए स्पष्ट हो जाए। इसी पूरे कानून में, जैसे जब आप सामान्य कानूनों के तहत कोई अपराधी, कोई आरोपी गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 41 के तहत ये देखा जाता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, 7 साल से ऊपर सजा वाला ऑफेंस है, गंभीर है कि नहीं, तभी गिरफ्तार करेगी। इसमें भी 7 साल ही अधिकतम सजा है, लेकिन बावजूद इसके गिरफ्तारी, क्योंकि इसमें जो धारा 19 है वो उसको पावर दे देती है कि किसी भी मामले में वो गिरफ्तार, हर अपराध को संज्ञेय और नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय और नॉन वेलेबल डिक्लेयर कर दिया गया। एक तो ये कारण है। दूसरा, जैसे सामान्य अपराध में सीआरपीसी की धारा 50 है, 50 में आपको ग्राउंड्स लिखित बताने होंगे कि आपके खिलाफ ये अपराध है और इसलिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। 50A में है कि आपके द्वारा नामित किसी व्यक्ति को अगर आपको रास्ते में कहीं गिरफ्तार किया गया तो आप जिसको कहेंगे अपने रिश्ते नातेदार, पेरेंट्स को, उनको मैसेज किया जाएगा, उनको सूचित किया जाएगा जिनको हम गिरफ्तार करके यहाँ ले जा रहे हैं। इन सब से ये सामान्य जो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल हैं वो पीएमएलए एक्ट के तहत, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को इससे इम्प्यूनिटी मिलती है, उनको इससे छूट मिल जाती है। और बड़ी मजे की बात आपको देखिए कि हमें याद है महाराष्ट्र बनाम बालकृष्ण का एक मामला आया था जिसमें यह कहा गया था कि पुलिस कौन होगा, पुलिस किसको कहेंगे। तो स्पष्ट किया गया कि पुलिस का मतलब बहुत व्यापक संदर्भों में है, पुलिस कोई पदनाम नहीं है और न किसी वर्दी विशेष को संबोधित है। पुलिस वह एजेंसी या वह संगठन है, वह व्यक्ति है जिसको किसी भी अपराध के अन्वेषण की ताकत होगी, शक्ति मिली होगी। तो वीडियो में आगे बढ़े तो पहले थोड़ा सा एक डाउट है, या समझ लीजिए कि क्लियर करना चाहते हैं। जो आप ये बात बता रहे हैं कि किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट किया जाता है जब किसी अभियुक्त पर, किसी भी व्यक्ति पर, तो ये जो आप बता रहे हैं कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तो ये एक इंडिविजुअल राइट भी है एक तरह का, व्यक्तिगत अधिकार भी दिया गया है डेमोक्रेटिक सेटअप में। हाँ, तो भाई हर इंडिविजुअल को ये अधिकार हो कि वो जो है इन लीगल प्रोसीडिंग्स के तहत उसको प्रोटेक्शन मिलती है, ताकि जो है स्टेट उस पर ऐसी कोई कार्यवाही ना कर पाए जो उसके फंडामेंटल राइट्स या नेचुरल राइट्स के विरुद्ध जाए। तो ईडी का कानून जैसा आप बता रहे हैं, मैं पहली बार इन सब सारी चीजों से गुजर रहा हूँ, टेक्निकलिटी से, लीगल एस्पेक्ट से, तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि ईडी को जो है
अन्य कानूनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा पावर दी गई। और उस पावर को, जैसे आपने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने उसको वैधता भी प्रदान कर दी, वैलिडिटी भी दे दी। लेकिन इसमें एक सवाल ये है सर, जैसा आपने शुरू में ही बताया, आपने उदाहरण भी दिया अस्कुरा वाला उदाहरण, कि उस तरह वाला कि अगर बंदर के हाथ में आ जाए तो उसका गला भी इंसान का काट सकता है, और अगर समझदार इंसान के हाथ में हो तो उसको सेव कर सकता है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए क्या स्टेट की जो मशीनरी होती है, आइडियोलॉजिकल मशीनरी, जो किस पार्टी की सत्ता है, किस एजेंडे के साथ सत्ता आई है, क्या ये चीजें प्रभावित करती हैं? क्या ये प्रभावित करता है कि जो उसको कार्य करने का जो तरीका होगा वो अन्य जो पार्टी होगी उसके तरीके से अलग होगा? जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कांग्रेस ये काम करती तो उसके तरीके अलग होते ईडी को इम्प्लीमेंट करने के या फिर उसको व्यवहार में लाने के, और बीजेपी का मामला अलग है। क्या ये चीज भी मैटर करती है इसमें आइडियोलॉजिकली? बिल्कुल आलोक जी, की सैद्धांतिक रूप से दुनिया में जहां भी संवैधानिक लोकतंत्र है वहां पर स्वतंत्र ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना की जाती है, स्वतंत्र न्यायपालिका की परिकल्पना की जाती है। और ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ भी आर्टिकल 311 में स्वतंत्र ब्यूरोक्रेसी की परिकल्पना की गई है। न्यायपालिका पूरी दुनिया में सत्ता के जो भी प्रतिमान हो, यानी सरकार के जो भी स्वरूप हो, न्यायपालिका वहाँ स्वतंत्र ही होती है। लेकिन सच्चाई ये सैद्धांतिक चीज है। सच्चाई ये है कि भारत जैसे नवोदित लोकतंत्र में जहाँ संस्थाएं मजबूत नहीं हो पाई, वहाँ इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि सत्ता का संचालन करने वाले लोग कैसे हैं और उनकी आइडियोलॉजी क्या है। मुझे याद है, आपकी इस बात पर याद आया कि संविधान जब बन रहा था तो डॉक्टर लोहिया से यह सवाल पूछा गया, संविधान सभा के दौरान ही लागू हुआ था नया नया संविधान, और उसी समय पूछा किसी पत्रकार ने डॉक्टर लोहिया से कि डॉक्टर साहब, भारत में जिस तरह का संविधान है उसमें प्रधानमंत्री ज्यादा सशक्त होगा कि राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिमान होगा? तो डॉक्टर लोहिया ने हंसते हुए पूछा था, यह सवाल पूछने के पहले तुम्हें यह जानना होगा कि नेहरू किस पद पर रहेंगे। तो उनका यही संकेत था कि व्यक्ति कैसा है। बाबा साहब ने भी संविधान के समय भी यह कहा था कि कितना भी अच्छा संविधान हो जाए, लेकिन अगर चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा से अच्छा संविधान, क्योंकि वो एक मृत दस्तावेज बन जाएगा। तो सवाल वही है कि निश्चित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग एक व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन होने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक प्रोविजन इतना भी ना हो जाए कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उन पर आघात हो जाए, वो मरणांतक प्रहार हो उन पर। जिस तरीके से इस पीएमए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कर रहा है 2002, और लगातार इसमें संशोधन करके सत्ताधारी दल ने उसको एक टूल के बतौर इस्तेमाल किया। इससे आम आदमी में यह सवाल उठना और शंका जाहिर करना, भारत ही नहीं आज जर्मनी से लेकर के यूएनओ से लेकर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तक में यह सवाल उठ रहा है कि भारत के अंदर विपक्षी दलों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं और कानूनों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। केजरीवाल के बाद जर्मनी और अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात रखी भी। यस, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो भारत एक उदारवादी लोकतंत्र था, 75 साल के बाद उसकी जो छवि बिगाड़ी जा रही है, यह भी हमारी राष्ट्रीय सम्मान के प्रतिकूल है। और एक नागरिक होने के नाते, एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को इसकी चिंता होनी चाहिए। सत्ता आती है और चली जाएगी, लेकिन यह राष्ट्र रहेगा, और राष्ट्र कैसे बेहतर हो उसके लिए 2-3 चीजें मैं जरूर लास्ट में या कहना चाहूँगा। पहला तो ये है कि चुनाव आयोग इमीडिएट अपने आर्टिकल 324 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और इनकी गतिविधियों पर रोक लगाए। दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तत्काल जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित जो ऑलरेडी जजमेंट था उसकी रिव्यू पिटीशन वहां पेंडिंग है, और वह 2 सवालों पर है कि एफआईआर और ग्राउंड्स गिरफ्तारी के दिए जाना आरोपी को। दूसरा ये है कि अभियुक्त व्यक्ति को जो धारा 64 के तहत अपने ही विरुद्ध उसको अपराधी साक्षी बनाता है, उस पर इन दोनों प्रावधानों पर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट की गई है और उस पर सुनवाई करके तत्काल इन दोनों को अल्ट्रा वायस डिक्लेयर किया जाए, संविधान से परे इनको डिक्लेयर किया जाए, ताकि भारत के अंदर जो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसको सुरक्षित किया जा सके। सर, जिस तरह की स्थिति बन रही है, परिस्थिति बन रही है, लोकसभा चुनाव एकदम सिर पर है, और लोकसभा चुनाव में जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है कि सबको समान अधिकार मिले, कि वो कंटेस्ट कर पाए, तो जो विपक्षी दल हैं, मैं देख रहा हूं कि उनके खिलाफ लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं। इनकम टैक्स ने भी कांग्रेस पर 1800 करोड़ से ज्यादा का
जुर्माना ठोका है। जी जी। और जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अगर देखा जाए तो बीजेपी इज बिगेस्ट पार्टी टू ऑब्टेन द इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे ज्यादा 47% से ज्यादा। हाँ। और ये तो है ही आंकड़ा। मैं बीजेपी के वेबसाइट पर जाकर देख रहा था कि बीजेपी को जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है उससे ज्यादा पैसा लोग इस पर ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट मिला हुआ है। हाँ। और जो कैंपेन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कैंपेन कर रहे हैं, उसके थ्रू भी बीजेपी के डोनेशंस में चीजें आई हैं। और एक माननीय प्रधानमंत्री ने भी खुद 2000 रुपए दिया है। हाँ, उन्होंने भी कोरोना काल में, कोविड-19 काल में जब मानवता करा रही थी, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारे फिर रहे थे, उस दौरान भी क्या कहते हैं, इन्होंने कोविशील्ड के मालिक से 52 करोड़ 55 करोड़ रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा दिए। ये तो खैर एक इनह्यूमन बिहेवियर है। इसमें एक चीज और कि कोविड-19 में प्रधानमंत्री ने एक नया कोर्स भी बनाया था। मतलब ये सारी गतिविधियां मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले जो पूरी परिस्थिति बन रही है, 400 पार का जो इनका कॉन्फिडेंस है, भले आपको ये पॉलिटिकल सवाल लगे लेकिन बहुत मौजूद है इस समय ये, तो 400 पार का कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि भाजपा का कॉन्फिडेंस नहीं है। इनको अपनी एजेंसीज पर बहुत भरोसा है। इनको ये भरोसा है कि विपक्ष का पैर तोड़ देंगे अगर विपक्ष हमारे पास बराबरी के साथ आएगा, हमारे खिलाफ जो है संघर्ष करेगा, कैंपेनिंग करेगा। तो कैंपेनिंग खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो, और आइडियोलॉजिकली और पोलराइजेशन के माध्यम से समाज में इतनी नफरत पैदा कर दो। माहौल जिस तरह से, मैं उदाहरण भी दे दूं कि मुख्तार अंसारी का जो मामला सामने आया उसमें जो भी सच हो, तो मतलब कुल मिला के जो सिनेरियो है सर, क्या इस सिनेरियो में वाकई में, जो मेरा मुख्य सवाल है, कानून कहीं बचता है? क्या वाकई में भारत की डेमोक्रेसी वाकई में खतरे में है? नहीं, निश्चित रूप से भारत की जो संवैधानिक लोकतंत्र है वह आज अपने बेबसी के आंसू बहा रहा है, जिस स्थितियों में पहुंचा दिया गया है। और मेरा मानना है कि ये जो भी इस तरह की जो सर्वसत्तावादी ताकतें हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर एक फिनोमिना भी है ये। चाहे वो आप रूस का मॉडल देख लीजिए, रूस के अंदर ये व्यक्ति पिछले 30-40 साल से शासन कर रहा है। चीन को देख लीजिए, टर्की को देख लीजिए, तुर्की को, वहाँ अर्दोगैन से लेकर के, ब्राजील से लेकर के, और निकट में आप अमेरिका में ट्रंप के बाद जो भी वहाँ पर वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हुए, तो एक तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमिना है जहाँ पर इस तरह की रिग्रेसिव फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से पूरी व्यवस्था को अपनी वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है। भारत जैसा देश जहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी और समाज तमाम आधारों पर विभाजित है, वहाँ चूंकि यह खतरा इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पर न तो संस्थाएं मजबूत हुई, संस्थाएं अभी अपना स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाई थी। ऐसे में व्यक्तियों का महत्व बढ़ जाता है। कभी हम टी.एन. शेषन को याद करते हैं, तो कभी हम किसी और चीज के लिए किसी वेंकट चलैया और कृष्णा अय्यर को याद करने लगते हैं। होना ये चाहिए था कि हमें संस्थाओं पर भरोसा होना चाहिए था, संस्थाएं मजबूत होती तो जैसे टी.एन. शेषन के बाद जो भी चुनाव आयुक्त बना वो बेहतर ढंग से संचालित किया, लेकिन 2014 के बाद फिर से गिरावट इस पर शुरू हो गई। तो जरूरत तो थी कि संस्थाएं मजबूत होती, और आज की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। एक तरफ जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके कोष को बंद कर दिया गया है, उसका कोष फ्रीज कर दिया गया है। दूसरी तरफ जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, ज्यादातर उनके नेताओं को दबाव बना करके और उनको हैरेस करके अपने पाले में कर लिया गया है। जो लोग लड़ना भी चाहते हैं उनकी आर्थिक रूप से उनको इतना ज्यादा पंगु कर दिया गया है, और एक तरफ एक तारणहार के रूप में एक लीडर को दिखाया जा रहा है जिसके चारों तरफ मीडिया, जिसको कह सकते हैं आपकी महिमा मंडन करती हुई विपक्ष बिल्कुल संसाधन विहीन है। ऐसे में खतरा तो है, लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि भारत के अंदर संसदीय डेमोक्रेसी भले ये 70-75 साल का है, लेकिन जो अंग्रेजी हुकूमत से संघर्ष के दौरान भी हमें संसदीय व्यवस्था का प्रशिक्षण मिला था, और भारत में किसान मजदूर कम से कम ये बहुत दिन तक इस जुल्म और ज्यादती को सहन नहीं करेंगे। आपने पड़ोसी मुल्क में देखा कि इमरान जैसा फास्ट बल्लेबाज, जो फास्ट गेंदबाज था, फास्ट बॉलर, आउट किया जाता है। तो हमारे यहाँ भी चाहे जो कोई कितना लंबा फेंकता हो, उसको भी यह देश यहाँ अपनी उस सत्ता से निकाल के बाहर करेगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। सर, एक अंतिम बातचीत या सवाल कि सोशल मीडिया में देखता हूँ ट्रेंड, ट्विटर पर,
ट्विटर पर सबसे ज्यादा, चूंकि मोस्ट जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं वहीं रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मैंने एक ट्रेंड देखा है कि जब कोई जजमेंट आने वाला होता है, कोई बड़ी चीज होती है, तो लोग सीजीआई से गुहार लगाते हैं। पढ़ा लिखा आदमी कहता है कि भाई हमको सीजीआई ही बचा सकते हैं, डेमोक्रेसी को सीजीआई ही बचा सकते हैं। अल्पसंख्यक तबके के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो करते हैं, दलित तबके के, आदिवासी तबके के। तो सर मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि अगर आपको किसी संवैधानिक सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, अगर आपको किसी संस्था के हेड से गुहार लगानी पड़े कि हमारा जो इंडिविजुअल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि साहब बचाइए बचाइए, तो ये भी एक त्रासदी है जो भारत, मुझे लगता है कि 70 to 75 साल बाद देख रहा है। जैसा कि आपने कहा कि संसदीय लोकतंत्र भारत लंबे समय से 75 साल से है और भारत ने बहुत सारी त्रासदियां भी देखी, इमरजेंसी भी देखी, तो ये भी दौर जाना ही है। निश्चित रूप से भाई किसी ने कहा भी है कि रात की इतनी कभी हैसियत नहीं हुई कि सुबह ना होने दे। कोई भी संवेदनशील आदमी वह निश्चित रूप से ऐसे ही पक्षधरता का पोषक होगा। दुनिया में कोई चीज एब्सोल्यूट और निरपेक्ष नहीं होती है। सवाल यही है कि तुम तय करो कि किधर हो, तुम तय करो किशोर हो, तुम आदमी हो या आदमखोर हो। हाँ, ये आदमी को तय करना पड़ता है। आप एक सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी होने के नाते ये आपकी जवाबदेही भी है और जिम्मेदारी भी है और आपकी संवेदनशीलता का द्योतक भी है कि आप किधर खड़े होंगे। सत्ता से सवाल करना ये हमारा बुनियादी हक है और यह देश संविधान के अनुरूप चले, रूल ऑफ लॉ के अनुरूप चले, यह समय की भी जरूरत है और बेहतर समाज के निर्माण और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। तो दोस्तों हमारे साथ थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिनोन्ड एडवोकेट श्री रमेश कुमार सर, और जैसा कि आपने हमसे प्रॉमिस भी किया है कि अब आप 1-2 कार्यक्रम हफ्ते में कम से कम आप लेकर हमारे साथ आएंगे। बिल्कुल, और खासकर ऐसे पहलू पर जहाँ पे बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि आपने ईडी के बारे में आज एक बहुत खास बात बताई जो लोग कम जानते हैं कि ईडी को पुलिस नहीं माना जाता है। हाँ। ये नॉर्मल लोग तो बड़े आश्चर्य से इसको उनको लगेगा कि भाई ईडी तो एक तरह की ऐसी एजेंसी ही है। तो ऐसे ही रहस्यों के साथ और कानूनी पहलुओं के अतिरिक्त इसकी वजह से ही ईडी जो है बहुत असीमित शक्तियों वाली एजेंसी बन गई है और जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके लिए प्रोसेस ही पनिशमेंट बन जा रहा है। एग्जैक्टली। तो लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे वीडियोज हम लाते रहें। बिल्कुल, विदा लेते हैं। नमस्कार।